हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 5वां भाग। दोस्तों, कहानी आगे शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हर कहानी की तरह ये मत कहना कि आदित्य और जूही को मिला दो, क्योंकि लेखिका ज्योत्सना पोल ने हमारे समाज की एक वास्तविक सच्चाई इस कहानी में दिखाई है। ये कहानी आपको वास्तविकता से रूबरू कराएगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपना क्रोध और भावना दोनों ही संभाल नहीं पा रहा था आदित्य। अपने पापा से इतनी कठोरता की आशा उसने नहीं की थी। सोचा था अपने बारे में अच्छे से बताने से शायद मन की भावना समझ जाएंगे। प्यार तो कोई देख परख कर ठोक बजाकर नहीं करता, कब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। फिर ये उम्र भी तो ऐसी ही है। फ्लैट में पहुंचकर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। जूही भी घर में नहीं थी, उसे ऐसे समय सहारा देती। उसने एक शराब की बोतल निकाल ली और एक के बाद एक पेग बेधड़क पीने लगा। पीते पीते न जाने कब इतना नशा चढ़ गया कि सोफे पर ही लुढ़क गया। जूही लगभग 9:30 बजे घर पहुंची और आदित्य को इस हालत में देखकर डर गई। वो दौड़कर आदित्य के पास आकर पुकारने लगी, आदि आदि उठो, आंखें खोलो। बहुत पुकारने के बाद भी जब आदित्य ने आंखें नहीं खोली तो जूही ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छिड़का। तो थोड़ी देर के बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। ऐसा लगा थोड़ा सा नशा उतरा है। क्या हुआ आदि, तुम इतना क्यों पी लिए? पूरी बोतल खाली कर दी, आदित्य के सर पर हाथ फेरते हुए जूही ने कहा। जूही का प्यार भरा स्पर्श पाकर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों से चेहरा छुपाकर छोटे बच्चों के जैसे रो पड़ा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जूही। मम्मी पापा भी अपने नहीं होते हैं। उनके लिए धन संपत्ति की कीमत अपने बेटे से ज्यादा है। आज यही प्रमाण हो गया। रो मत आदि, पहले सब बातें खुलकर बताओ। वहाँ पर क्या हुआ? उठो, उठकर बैठो। आदित्य को सहारा देकर जूही ने उठाया और बैठा दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, स्वयं को संभाल नहीं पाया, बेधड़क पी गया। ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना पी गए? बहुत जल्दी घर भी आ गए। आज पता चला कि डैड को मुझसे ज्यादा अपनी जायदाद प्यारी है। तुम बताओ, जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो मम्मी पापा से कहकर प्यार करता है क्या? मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मॉम डैड को बिना बताए। ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं अगर कह भी देता तो वे कभी मुझे परमिशन नहीं देते। उनकी नज़र में लिव इन रिलेशनशिप में रहना पाप है। तुम्हारे लिए तो उनके मन में बिल्कुल भी कोई सम्मान नहीं है। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उर्वशी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं ताकि उसकी जायदाद मिल जाए। ठीक है, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। दो मन तो मिला हुआ है, बस हमारे रिश्ते को एक सामाजिक पहचान की जरूरत है, वो मिल जाएगी। ऐसा करने से डैड मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। सारी जायदाद मेरे चाचा जी के लड़के के नाम कर देंगे। इतने अन्याय नहीं कर सकते। जायदाद के असली वारिस तो तुम ही हो। तुम केस कर देना, मैंने कहा था, मगर उन्होंने कहा कर दो केस, पूरी जिंदगी निकल जाएगी केस लड़ते लड़ते। रास्ते का भिखारी बन जाओगे, भिखारी बनकर घूमोगे। एक लड़की के लिए अगर तुम पूरी जायदाद खोना चाहते हो और हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, फिर भी हम उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आदित्य की बातों का जूही के पास कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगा, आदित्य केवल मेरे लिए सब कुछ खो देगा और रास्ते का भिखारी बन जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने मोम डैड को छोड़कर वो कैसे जी पाएगा? क्या मैं अपनी मोम डैड को छोड़कर जी सकती हूँ? नहीं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, पर मैं क्या सोचूं, क्या करूं, किस राह पर जाऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आदि, मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल एक कप कॉफी बनाकर लाओ मेरे लिए। बाद में सोचते हैं क्या करेंगे। एकदम से कोई कदम नहीं उठाएंगे। डैड ने मुझे समय दिया है सोचने के लिए, मुझे सोचने दो। ऑफिस में आदित्य के कमरे के सामने ही जूही का केबिन है। जूही केवल एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर ही नहीं अपितु आदित्य के पीए का भी काम करती है। जब भी आदित्य को जूही की आवश्यकता पड़ती है तो जूही तुरंत उसके कमरे में हाजिर हो जाती है। आदित्य और जूही को लेकर भी ऑफिस में सभी कलीग पीछे पीछे बात करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। सबको पता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप पे रहते हैं। एक दिन एक कलीग ने हंसी उड़ाते हुए कहा, देखो मैडम के नखरे, ऑफिस में ऐसे आती है जैसे ऑफिस की मालकिन वही है। मालिक को तो बिल्कुल अपने इश्क के जाल में फंसा रखा है। ऐसे सज धज कर आती है जैसे कोई अप्सरा किसी मुनि ऋषि का तप भंग करने के लिए स्वर्ग से उतरी है। दूसरे कलीग ने कहा, हाय हाय, ऐसे मालिक पर तो मैं भी जान देने के लिए तैयार हूँ। मगर वो पलट कर देखता ही नहीं। कितना हैंडसम और सेक्सी भी, ऊपर से इतना अमीर भी।
तीसरे ने कहा, फिर एक दिन जाकर क्यों नहीं इजहार ए मोहब्बत कर देती है। इसके लिए तो पहले स्वर्ग से उतरी अप्सरा का मर्डर करना पड़ेगा, वरना अंदर बैठा मुनि ऋषि तो मेरी ओर देखेगा भी नहीं। फिर क्या था, सारे कलीग ठाके मारकर हंसने लगे। सबके लिए एक मनोरंजन का विषय था जूही और आदित्य का संबंध। एक चौथे कलीग ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इस लड़की से शादी करेगा? देख लेना, एक दिन चिड़ा उठ जाएगा और दूसरी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घोंसले में बैठा देगा। एक लड़की कलीग ने कहा, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लाज शर्म तो है नहीं। मालिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और ऑफिस में आकर ऐसा दिखाती है जैसे कितने शरीफ और मासूम है। इसके कारण तो हमारे बॉस हमारी ओर नजर उठाकर कभी देखते ही नहीं। हाय, दिल पर छुरी चल जाती है जब उस लड़की से बॉस आंखें मिलाकर बातें करते हैं। इतने में आदित्य अपने रूम से निकलकर बाहर आया तो एक लड़की कलीग ने कहा, सब चुपचाप अपना काम करो, हैंडसम बाहर आ गया है, अब देखना उस अप्सरा से कैसे आंखें मिलाकर बातें करता है। आदित्य सीधा उस लड़की कलीग के पास आया और कहा, हेलो मिस केतकी, आपका नाम केतकी है ना? केतकी आश्चर्यचकित हो गई और खुश भी हो गई। वो उठकर खड़ी हो गई और कहा, यस सर, आई एम केतकी। आपको मेरा नाम याद है? याद रखना पड़ता है। आपको मैंने एक बजट बनाने के लिए दिया था ना, तैयार है क्या? यस सर, अभी तैयार करके आपके केबिन में लेकर आती हूँ। केतकी सोचने लगी, इसी बहाने केबिन में जाकर 2 मिनट बैठने का तो मौका मिलेगा अपने बॉस के साथ। जूही को जलाने में बड़ा मजा आएगा। ओके, आप तैयार करके मुझ जूही को दे देना, जूही मुझे दे देगी। यस सर। फिर केतकी सोचने लगी, रास्ते का पत्थर, इसके कारण तो बॉस के केबिन में जाने का भी मौका नहीं मिलता। काश की ऑफिस में चली जाए तो हम सबको चैन मिलेगा। आदित्य से अपने रिश्ते के कारण जूही को समाज के से बहुत से बाधाओं से जूझना पड़ता है, बहुत से तीखी नजरों का सामना करना पड़ता है। जूही को पता है, सारे कलीग उसे लेकर बहुत बातें करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मगर आदित्य के प्यार के कारण वो हमेशा बिंदास और बेफिक्र रहती है। वो तो आदित्य के कारण सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है, मगर आदित्य से अलग होना उसे मंजूर नहीं। ये प्यार भी इंसान को क्या से क्या बना देता है। जूही मन लगाकर कोई काम कर रही थी, इतने में एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या आप मुझे बता सकती हैं मिस्टर आदित्य चोपड़ा का केबिन कौन सा है? जूही ने नजरें उठाकर देखा, सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहनकर एक स्लिम ट्रिम सी लड़की खड़ी थी। जूही उठकर खड़ी हो गई और केबिन दिखाते हुए कहा, सामने ही उनका केबिन है। आप कौन? आप केवल केबिन बता दीजिए, अपना परिचय देना आवश्यक है क्या? जी सर, के केबिन में जाने से पहले बताना आवश्यक है कि आप किस काम से आए हैं और कौन है। इतनी सेफ्टी तो रखनी पड़ती है। तो आप उनका पीए हैं क्या? यही समझ लीजिए। मेरा नाम उर्वशी है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आज मिस्टर आदित्य चोपड़ा ने मुझे बुलाया है। ठीक है, आप जाइए, सर बैठे हैं अंदर। उर्वशी आदित्य के कमरे की ओर बढ़ गई। इधर जूही सोचने लगी, इतनी खूबसूरत लड़की से आदित्य के पापा ने शादी तय की है, फिर भी आदित्य तैयार नहीं हुआ। खूबसूरती के साथ साथ इस लड़की में टैलेंट है, देखकर लगता है सब कुछ है उसके पास। एक कंपनी की मालिक भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आदित्य शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब है मुझसे बहुत प्यार करता है। सोचकर आज जूही बहुत खुश हो गई। परंतु समय ही जानता है जूही कि ये खुशी कब तक रहने वाली है। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, ये तो केवल समय ही बता सकता है। मैं आई कम इन मिस्टर आदित्य? दरवाजा खोलकर दरवाजे पर खड़ी होकर उर्वशी ने कहा तो एकदम से आदित्य ने नजरें उठाकर देखा, सामने उर्वशी खड़ी है। आदित्य उठकर खड़ा हो गया, उर्वशी का वेलकम करते हुए बोला, यू आर मोस्ट वेलकम मिस उर्वशी, प्लीज कम इन एंड सिट डाउन। उर्वशी ने बैठते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच मिस्टर आदित्य, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, तभी तो आपके पास आई हूँ। एक मुस्कान बिखेरते हुए उर्वशी ने कहा। उर्वशी को मुस्कुराते हुए देखकर मन ही मन आदित्य सोचने लगा, बहुत प्यारी सी मुस्कान है, इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है उर्वशी। डैड ने अच्छी लड़की पसंद की है, मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं जूही से पहले से ही प्यार करता हूँ, अब उसे मना कैसे कर सकता हूँ? आप कुछ सोच रहे हैं मिस्टर आदित्य? मेरी बातों का आपने जवाब नहीं दिया। उर्वशी की बात सुनकर आदित्य का ध्यान भंग हुआ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कर्तव्य के नाते हम पूछ ही लेते हैं, इसीलिए मैंने भी पूछा। आप बिल्कुल स्वस्थ और खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू मिस्टर आदित्य। ऑफिस का डिजाइन कैसा होगा, कुछ बताएंगे मुझे? डिजाइन का स्केच निकालते हुए उर्वशी ने कहा, देख लीजिए, नए डिजाइन का स्केच बनाकर लाई हूँ। डिजाइन देखकर आदित्य ने कहा, गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट, यू आर वेरी टैलेंटेड डिजाइनर। स्केच देखकर ही लग रहा है, और डैड ने कहा भी था। डैड ने सही कहा था। मुस्कुराकर उर्वशी की ओर देखते हुए आदित्य ने कहा, मैं कुछ
कट्स पसंद करके आई हूँ। आपको एक बार मेरे साथ चलना होगा। उसमें जो आपको पसंद है वही कट्स लगाएंगे ऑफिस में। आपके पास अभी समय है क्या? समय है तो आप चल सकते हैं मेरे साथ। वाई नॉट, ऑफ कोर्स। पहले एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो हम कॉफ़ी हाउस में बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं और बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं बैठते हैं शांति से और बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ बैठेंगे तो कई क्लाइंट आ जाएंगे मुझसे मिलने, ढंग से बात भी नहीं कर पाएंगे। उर्वशी आदित्य की बात सुनकर खुश हो गई। वो यही तो चाहती थी कि आदित्य उसे अकेले में बैठकर थोड़ी देर बात करे ताकि उसके विचार जान सके, उसे अच्छी तरह से पहचान सके। इधर जूही के मन में उथल पुथल मचा हुआ है। वो बार बार आदित्य के कमरे के दरवाजे की ओर देखती और सोचती है, बहुत देर हो गई, दोनों इतनी क्या बात कर रहे हैं? केवल डिजाइन के बारे में बात करनी है, उसमें क्या इतना समय लगता है? जाऊं क्या अंदर एक बार किसी बहाने से? नहीं नहीं, आदित्य अगर बुरा मान गया तो देखते हैं थोड़ी देर इंतजार करके। जूही अपने ख्यालों में दुनिया से बाहर आई थी कि आदित्य और उर्वशी दोनों कमरे से बाहर आए और बात करते करते उसके सामने से निकल गए। आदित्य ने जूही को एक बार देखा भी नहीं, बातों में इतना मगन था वो। ऐसा कभी होता नहीं, इसीलिए जूही को एक झटका सा लगा। दिल में हुक सी उठने लगी। आदित्य का ये बर्ताव जूही को इतना बुरा लगा कि उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। कॉफी हाउस में हाथ में एक एक कप कॉफी लेकर उर्वशी और आदित्य आमने सामने बैठे हैं। कुछ देर तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखते रहे, परखते रहे। उर्वशी तो आदित्य को पहली नजर में ही पसंद कर चुकी है। क्यों ना करे पसंद, अमीर बाप की इकलौती संतान, पूरी संपत्ति उसकी और ऊपर से लंदन से एमबीए किया हुआ एक हैंडसम स्टाइलिश यंग मैन। उर्वशी भी काफी स्टाइलिश है, ऐसे में कोई स्टाइलिश यंग मैन उसे पसंद आ जाए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आदित्य अभी भी दुविधा में है, कहाँ जाए किधर जाए उसे समझ नहीं आ रहा। मन के आईने में एक बार जूही की छवि देखता है तो एक बार उर्वशी को सामने बैठी हुई देखता है, फिर दोनों में तुलना करने लगता है। जूही खूबसूरत, इंटेलिजेंट है मगर बहुत अधिक संपत्ति की मालकिन नहीं है। उर्वशी खूबसूरत, इंटेलिजेंट, बिजनेस वूमन है और बहुत अधिक संपत्ति की मालकिन है। जूही के लिए मन में पुराना प्रेम है मगर उर्वशी के लिए अभी मन में प्रेम पनपा नहीं है। हो सकता है ये मिलन प्रेम नगर तक ले जाए। इतनी खामोशी से मुझसे क्या देख रहे हो आदित्य? उर्वशी ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें देखकर सोच रहा हूँ, एक लड़की में एक साथ इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं? मतलब स्पष्ट करो। मेरा मतलब तुम खूबसूरत, इंटेलिजेंट, स्टाइलिश, बिजनेस वूमन और साथ में इतनी संपत्ति की इकलौती वारिस। डैड ने तुम्हें यूं ही नहीं पसंद किया, कुछ देखकर किया है। पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, शादी के लिए हाँ करूँ या ना? आदित्य से तारीफ सुनकर उर्वशी को अपने ऊपर थोड़ा सा गुमान हो गया। सो तो मैं हूँ, अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें मुझसे इश्क करते हो या किसी और की हो जाने देते हो। मुझसे शादी करने के लिए बहुत से हैंडसम यंग मैन तैयार है, पर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आदित्य। अभी समय है, सोच लो। मैं तुम्हारे जवाब के इंतजार में हूँ। उर्वशी की बात सुनकर आदित्य को जलन सी होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, तुम जैसी इतनी खूबसूरत सी जादूगरनी और कुबेर के खजाने वाली राजकुमारी को मैं कैसे किसी और का होने दे सकता हूँ? मुझे शुरू से ही दोबारा सोचने पड़ेगा। वैसे भी मैं डैड के खिलाफ जाकर अपना सब कुछ गंवा नहीं सकता। मॉम डैड से तो रिश्ता तोड़ना एक भयानक सपना जैसा लगता है। इतनी गंभीर मुद्रा में क्या सोच रहे हो आदित्य? मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। इश्क तो मुझे तुमसे हो ही गया। भला तुम जैसी खूबसूरत लड़की से किसी यंग मैन को इश्क नहीं हो? वो तो मोटी माटी का पुतला हो जाएगा। आदित्य की बात ये सुनकर उर्वशी खुश हो गई। इसी खुशी से मचलते हुए उसने कहा, मुझसे तो सबको इश्क हो जाता है मगर मैं तो तुम पर फिदा हूँ। जरान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने तो अपनी अदाओं से दिल घायल कर दिया। आसिफ बेचारा दिल थाम कर बैठा है, मुस्कुराकर कहा आदित्य ने। तो आशिक महाशय, अब थोड़ी सी बिजनेस की बातें कर ले जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। किसने कहा केवल बिजनेस की बातें करने आए हैं? तो जनाब आप किस लिए आए हैं? आपको जानने पहचानने, क्योंकि डैड ने आदेश निकाल दिया शादी की डेट पक्की करो। अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो आपने क्या जाना? अभी से कैसे बता दे? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार का मजा अलग ही होता है। आपके लिए तो मैं ताउम्र इंतजार कर सकती हूँ, आप आजमा कर तो देखिए। आदित्य की आंखों में आंखें डालकर कहा उर्वशी ने। उर्वशी की बात सुनकर आदित्य सोचने लगा, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी पड़ेगी उर्वशी, पर मैं तुम्हें वो प्यार दे पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर किसी से सच्चा प्यार है तो जूही से है। अभी जो भी मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ वो केवल मेरी डेट को खुश करने के लिए। मुझे पता है मैं अपनी खुशी कुर्बान कर रहा हूँ।
मगर मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। केवल प्यार के सहारे तो ज़िंदगी नहीं जी सकते। केवल जूही के लिए मैं सड़क का भिखारी नहीं बन सकता, अपने माता-पिता से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। माफ़ करना अगर मैं तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे पाया तो। मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है इस शादी से 3 ज़िंदगियों की खुशी खतरे में है। परंतु मैं मजबूर हूँ, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। डैड ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मेरी सोचने-समझने की शक्ति चली गई। 2 रास्ते में से एक रास्ते को चुनना है, मगर अभी भी मैं दोराहे पर खड़ा हूँ। ना मैं जूही को छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं अपने माता-पिता को। तुमसे शादी ना करूँ तो सब कुछ खो दूँगा। जूही से शादी ना करूँ तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे लिए इंतज़ार तो कर सकती हो, परंतु ये बताओ शादी के बाद अपनी कंपनी का क्या करोगी? आदित्य असली मुद्दे पर आ गया। क्या करेंगे? दोनों मिलकर कंपनी चलाएँगे। मेरी कंपनी मेरे नाम से ही चलेगी, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे नाम से। सिंपल। मेरे डैड से जो भी जायदाद मुझे मिलनी है वो मेरे नाम से ही रहेगी। वो मैं तुम्हारे नाम नहीं करने वाली, पहले से ही स्पष्ट बता देती हूँ। इस मामले में मैं बिल्कुल कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेती। मेरा मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। हाँ, जीवन साथी बनकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, मगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट मेरा और तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट तुम्हारा। तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी मुझे। आजकल की लड़कियों को ऐसी ही होना चाहिए, प्रैक्टिकल। किसी से इश्क करके भावनाओं में बहकर अपनी बर्बादी नहीं लानी चाहिए। आई लाइक योर एटीट्यूड। यू आर इंटेलिजेंट एंड क्लेवर बिजनेस वूमन। सब डैड ने सिखाया। उनकी इकलौती लड़की हूँ, इसीलिए हर तरह की ट्रेनिंग दी मुझे, तभी तो आज यहाँ पर खड़ी हूँ। तुम्हारे डैड भी तो उतने ही क्लेवर बिजनेसमैन हैं। मेरे डैड ने से बहुत सारी बातें सुनी है, इसीलिए मेरे डैड तुम्हें और तुम्हारे डैड को पसंद करते हैं। वो क्या कहते हैं? जैसा बाप वैसी बेटी। यू लाइक दैट कहकर मुस्कुरा दिया आदित्य ने। बहुत देर हो गई आदित्य, अब मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अपने मैनेजर को एक काम दिया था, जाकर मुझे देखना है काम हुआ कि नहीं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बाप रे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा है यू आर वेरी क्लेवर बिजनेस वूमन। चलो चलते हैं, मैं भी जाकर अपने ऑफिस में देखता हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। लगभग 2-3 घंटे के बाद आदित्य वापस ऑफिस आया तो उसे आते हुए देखकर जूही सिर झुकाकर काम में व्यस्त हो गई। व्यस्त क्या हुई, व्यस्त होने की तरह नाटक करने लगी। आज वो आदित्य से नाराज भी है और दुखी भी है, इसलिए उससे आंखें मिलाकर बात नहीं करना चाहती। आदित्य जूही के सामने आकर रुक गया कुछ बताने के लिए, फिर भी जूही ने आंखें उठाकर नहीं देखा। जूही, बहुत ज्यादा बिजी हो गया? मैं खड़ा हूँ फिर भी मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। ऑफिस डेकोरम मेंटेन करना, इसीलिए जूही उठकर खड़ी हो गई और आंखें झुकाकर ही कहा, यस सर, सॉरी सर, बताइए क्या बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया आप खड़े हैं। जूही का यस सर नो सर सुनते ही आदित्य को समझ आ गया है जूही आज नाराज है, और नाराज किस लिए है ये भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ऑफिस में कुछ नहीं पूछ सकते, इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, तुम एक बार अंदर आओ, तुम्हें कुछ समझाना है। जी सर, मैं अभी आती हूँ, आप चलिए, जूही ने आंखें झुकाकर ही कहा। कुछ देर बाद जूही जाकर आदित्य के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ आराम से, मेरे हाथ का काम निपटा के तुम्हें मैं अच्छे से समझाता हूँ क्या करना है। आदित्य का आदेश मानकर जूही बैठ गई चुपचाप। आज उसका दिल के साथ दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूम रहा है, कैसे आदित्य उसे अनदेखा करके उर्वशी के सामने से निकल गया। ऐसा व्यवहार उसने पहले कभी नहीं देखा था आदित्य का। एक तरह से वो सदमे में है। एक फाइल निकाल कर देते हुए आदित्य ने कहा, इस फाइल में बजट लिखा हुआ है, कितना इंटीरियर डिजाइनर चेंज करने में, आउटर डिजाइन चेंज करने में खर्चा होगा। उर्वशी के साथ मिलकर तुम सब कुछ संभाल लेना। मैंने उर्वशी को भी समझा दिया है सब कुछ। फाइल लेते हुए जूही ने आदित्य से एक बार भी नजर नहीं मिलाई। आंखें झुकाकर ही उसने कहा, उर्वशी मैडम को पता है कि मैं कौन हूँ। तुम मेरे ऑफिस की एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर हो और मेरी पीए भी हो। बस इतना ही जानती और कुछ नहीं। और कुछ बताना मैं जरूरी भी नहीं समझता, थोड़ा रूखेपन से कहा आदित्य ने। इसमें गुस्से वाली क्या बात है? ऑफिस में ऑफिस की बातें करो तो ज्यादा अच्छा है। सभी कलीग ध्यान से देखते हैं कि हम दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे बारे में सबको कुछ पता है। शुक्र है उर्वशी को अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर पता भी हो जाएगा तो क्या? मैं नहीं चाहता उसे कुछ पता चले। क्यों, शादी की बात पक्की हो गई क्या? ऑफिस में बैठकर इस तरह की बातें नहीं करो जूही, मुझे पसंद नहीं। जो भी कहना है घर चलकर कहना। घर किसका घर? कैसा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। घर तुम्हारा है, चाहे तुम मुझे साथ रखो चाहे निकाल दो, तुम्हारी मर्जी। जूही को नाराजगी से ज्यादा आदित्य पर अभिमान हो रहा था, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में ये भी डर है कि कहीं उर्वशी से शादी कर ली आदित्य ने अपने डैड की बात मानकर तो मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरे बारे में जानकर मेरे मॉम डैड पर क्या गुजरेगा। बहुत सारे प्रश्न है उसके मन में, एक भी प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा। ना आदित्य कुछ स्पष्ट कह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो एक काम करते हैं, फ्लैट तुम्हारे नाम कर देते हैं, फिर तो घर तुम्हारा हो जाएगा, फिर तो कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। तुम्हारा दिया हुआ घर मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे तुम अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं दे सकते तो तुमसे मैं घर क्यों लूं? जूही, ऑफिस में बैठकर आंसू मत बहाओ, गुस्सा भी मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है घर पर चलकर करना। मैं सारी बातें सुनूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर आंसू रुक नहीं रहे तो क्या करूँ? आज जो आंसू बह रहे हैं तुम्हारे कारण ही बह रहे हैं। क्यों? मैं उर्वशी के साथ गया इसीलिए, उसके साथ टाइम स्पेंड किया इसलिए, बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक था इसलिए गया था मैं। मेरे सामने से निकल गए और मुझे एक नजर देखा भी नहीं। मैं तुम्हें देखती रह गई। क्यों इतना नेगलेक्ट किया मुझे? तो क्या मुझे तुम्हें आशिकाना नज़र से देखना चाहिए था? ये ऑफिसर जूही अगर ऐसा करता तो सारे लोग मुझे देखकर मेरी हंसी उड़ाते। मेरे साथ एक बहुत इंटेलिजेंट और क्लेवर बिजनेस वूमन थी। उसे अगर सब समझ में आ जाता तो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता। तुम्हें ये बातें समझनी चाहिए क्योंकि तुम भी एमबीए कर चुकी हो, बिजनेस का नॉलेज है तुम्हें। पर तुम तो दिमाग से ज़्यादा इमोशनल से काम लेती हो। घर में इमोशन ठीक है मगर ऑफिस में तो नॉर्मल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो आदित्य। तुम्हें क्या लगता है कौन सी बात छुपा रहा हूँ? अपनी शादी की बात। तुम्हें क्या लगता है मैं शादी किससे करने वाला हूँ? तुम उर्वशी से शादी करने वाले हो क्योंकि तुम डैड के खिलाफ नहीं जा सकते। तो तुम ही बताओ, डैड के खिलाफ जाना चाहिए क्या? मॉम डैड से रिश्ता तोड़ देना चाहिए क्या? रिश्ता तोड़ने वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ आदि, पर तुम्हें कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तुमने अगर उर्वशी से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? जूही की आंखें छलछला रही थी। तो तुम एक काम करो जूही, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ क्योंकि आज तुमसे काम करते नहीं बनेगा। तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। जाना है घर? हाँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जूही को लेकर आदित्य घर की ओर चल पड़ा। गाड़ी में जूही बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसने आदित्य की ओर देखा भी नहीं, न ही उसे एक बात की। हालांकि आदित्य प्रयास कर रहा था उससे बात करने का, मगर जूही ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। देती भी कैसे? उसके मन में तो इस वक्त इतना बड़ा तूफान उठा हुआ है जिसमें उसका जीवन बह जाने का भय है। इससे पहले जूही का जीवन कभी भी इतने बड़े झंझावात से नहीं गुजरा, इसीलिए उसे संभलने में कठिनाई हो रही है। आज रात को जब आदित्य घर पहुंचा तो प्रत्येक दिन की तरह जूही ने स्वागत नहीं किया। वो अपने बिस्तर में चुपचाप पड़ी हुई थी। तन स्थिर था, मन भी उदास। आदित्य ने जब जूही को नहीं देखा तो वो सीधा सोने के कमरे में आया। आदित्य को देखकर भी जूही ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ऐसे ही पड़ी रही। चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जीवन से उमंग और तरंग की दुश्मनी हो गई। वो खिलखिलाता हुआ चेहरा आज मायूसी की काली चादर से ढका हुआ है। न होठों पर मुस्कान है, न आंखों में चमक है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है न जाने कितने दिनों से बीमार है। जूही को ऐसी हालत में देखकर आदित्य को थोड़ा सा संदेह हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ जूही, तबीयत खराब है? जूही ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो आदित्य ने उसका बाँह पकड़कर उसे हिलाया और कहा, अगर तबीयत खराब है तो चलो डॉक्टर के पास चेकअप करा लेते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक हो फिर इतनी चुपचाप क्यों लेटी हो? मुझे कॉफी नहीं पिलाओगी? नहीं, आज मन नहीं है। वैसे भी तुम कॉफी हाउस से कॉफी पीकर तो आए हो। किसने कहा कॉफी पीकर आया? काम था इसलिए देर हो गई। तुम्हें क्या सपना आया था? ऑफिस से गए तो कॉफी पीने के लिए उर्वशी के साथ? कम ऑन जूही, बच्चों जैसी बातें मत करो। बिजनेस को लेकर कई बार कई लोगों के साथ कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, उनके साथ बैठना भी पड़ता है। तुम क्या जानो, तुम कोई बिजनेस चला नहीं रही हो। जितना काम बताता हूँ उतना ही करती हो। कब तक उस बात को लेकर बैठी रहोगी? आगे भी मुझे उर्वशी के साथ कई बार रेस्टोरेंट, सीसीडी, कभी किसी बिजनेस पार्टी में जाना पड़ सकता है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसके साथ मेरा कोई गलत रिश्ता है। आदित्य झल्ला पड़ा। गलत नहीं तो सही रिश्ता तो जुड़ने जा रहा है। कौन सा सही रिश्ता जुड़ने जा रहा है? तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट कहो। कहने की क्या आवश्यकता है, तुम खुद ही जानते हो कौन सा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। डैड ने रिश्ता पक्का किया है, मैंने भी मना किया था। उनसे लड़ाई भी हो रही है तुम्हारी खातिर। मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम गलत हो, इसमें गलत क्या समझना? अगर तुम सही होते तो डैड की बात मानने से पहले मेरे लिए एक बार सोचते। सोच तो रहा हूँ, तुम्हारे लिए फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा, रुपए जैसे जो चाहिए तुम्हारी हेल्प मिल जाएगी, नौकरी तो है तुम्हारे पास। डैड को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की परंतु वो नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या दोष है? मैंने तो नहीं कहा था कि मैं उर्वशी से शादी करूंगा। शादी की बात तो डैड ने की है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो तुमने मना भी तो नहीं किया शादी के लिए। डैड ने डरा धमका दिया और तुम मान गए। तुम डटकर खड़े हो जाते। चलो कल चलकर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर जैसे भी परिस्थिति आएगी दोनों मिलकर सामना करेंगे। किसी माता पिता का अपने संतान से रिश्ता तोड़ देना इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से तुम्हारे डैड कह देते हैं वैसे कर नहीं सकते।
तुम इतना डरते क्यों हो? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हो? मैं एक लड़की होकर भी इतना बड़ा स्टेप ले सकती हूँ, तुम इतना क्यों नहीं कर सकते? लिव इन रिलेशनशिप में रहते समय तो तुम सीना ठोक कर आगे बढ़ रहे थे, अब जब स्थिति यहाँ तक पहुँची है तो मुझे ही बता दो मैं क्या करूँ? तुम रहो इसी फ्लैट में मेरे साथ, फ्लैट में तुम्हारे नाम कर दूंगा, खुश रहा करो, बिंदास रहा करो। कैसे खुश रहूँ जब मेरे कारण मेरे मॉम डैड बीमार हो रहे हैं? मैं इस वक्त खुद को बीमार हो रही हूँ, फिर कैसे खुश रहूँ? जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है कुछ पता ही नहीं है, ऐसे में कोई कैसे खुश हो सकता है? कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा वक्त भी आएगा। इतना बुरा वक्त भी नहीं है जूही, मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी तक और तुम्हारा हमेशा ध्यान रखता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे सम्मान चाहिए, वो सम्मान तब मिलेगा जब मुझसे तुम शादी करोगे। ऑफिस में भी लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, पीछे पीछे हंसते हैं। मैंने कई बार महसूस किया, पर तुमसे मैंने कहा नहीं, बस इंतजार कर रही थी कभी तो तुम मुझसे शादी करोगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहते समय तुमने ये सब नहीं सोचा था कि हमारा समाज अभी इतना उदार नहीं है, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, बुरी नज़रों का सामना करना पड़ेगा। अब ये सब कहने से क्या फ़ायदा? अब तो कानून भी बन गया है, फिर किस बात का डर, किस बात की शर्म? मुझे डैड ने कल बुलाया है कुछ बात करने के लिए, कल मुझे उनके घर जाना पड़ेगा। तुम चाहो तो मॉम डैड से मिलकर आ सकती हो। अब उठो जूही, एक कप कॉफ़ी बना दो प्लीज़ डियर, बहुत थक गया हूँ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जूही उठकर धीरे-धीरे किचन में गई और कॉफ़ी बनाने के लिए, पर उसके मन में फिर वही प्रश्न घूमने लगा, आदित्य को क्यों बुलाया है डैड ने? कहीं उर्वशी से शादी की बात पक्की करने के लिए तो नहीं बुलाया? अगर आदित्य शादी के लिए हाँ कर देता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस शादी को कैसे रोक सकती हूँ? मेरे पास तो कोई कानूनन हक भी तो नहीं है। कॉफ़ी पीते-पीते फिर जूही ने आदित्य से सवाल किया, डैड ने अगर शादी पक्की करने की बात कही तो क्या करोगे? मुझे हाँ करना पड़ेगा जूही, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। फिर मैं क्या करूँगी? तुम इसी फ्लैट में रहना, तुम्हारी नौकरी भी रहेगी, मैं आता-जाता रहूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा। मतलब तुम चाहते हो मैं आजीवन कुँवारी रहकर तुम्हारे साथ रहूँ, हमारे रिश्ते को कोई नाम न मिले, लोग मुझे तुम्हारी रखेल समझे। अगर तुम्हारी उर्वशी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या कहोगे? रखेल समझना हो तो लिव इन रिलेशनशिप में भी सब समझ सकते हैं। अभी भी कौन सा शादी करके मेरे साथ रह रही हो तुम? बात तो एक ही है ना, उर्वशी को कभी भी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। नहीं निभाना मुझे इस तरह का रिश्ता। अब तक मैं तुम्हारे साथ ये सोचकर थी कि तुम मुझसे कभी ना कभी शादी करोगे, परंतु अब जब बात क्लियर हो गई तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं रखना और ना ही तुम्हारी नौकरी चाहिए। फिर तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या? तुम शादी करो, अपना परिवार लेकर खुश रहो, मेरे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहते-कहते जूही सिसक पड़ी। जब देखो तब रोना-धोना करती रहती हो। ये बताओ कि इतनी अच्छी ज़िंदगी कितने लोगों को मिलती है? इसे तुम अच्छी ज़िंदगी कहते हो? अब मुझे समझ आ रहा है, नासमझी में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मॉम-डैड का कहना मानती, उनकी पसंद से शादी करती तो एक खुशहाल परिवार होता मेरा। समाज में इज़्ज़त होती, किसी के सामने भीख नहीं माँगना पड़ता। गर्व से सिर ऊँचा करके चलती। गलती मेरी है तो दोष किसे दूँ? सब मेरी किस्मत है। तो अब कर लो शादी, मॉम डैड से कहो कोई लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दे। अब बहुत देर हो चुकी है, अब शादी नहीं हो सकती। अब शादी होगी तो एक साथ दो जिंदगी बर्बाद होगी। कम ऑन जूही, टेक इट इजी। आजकल ऐसे रिश्ते बहुत बनते हैं, टूटते हैं, फिर दोबारा रिश्ते बनते हैं, शादी भी होती है। तुम जरूरत से ज्यादा भावुक हो रही हो। नहीं आदित्य, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए इमोशनल हो रही हूँ। अब मेरी शादी कैसे हो सकती है? जूही की बात सुनकर आदित्य उछल पड़ा। व्हाट आर यू श्योर? श्योर हूँ तभी बता रही हूँ, मैं गई थी टेस्ट कराने के लिए। कुछ देर तो चुपचाप आदित्य कुछ सोचता रहा, फिर धीरे से कहा, एक काम करो, कल चलकर अबॉर्शन करा लो, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इस बार आदित्य की बात सुनकर जूही आश्चर्यचकित हो गई। कैसी बातें कर रही हो आदि? हमारे प्यार की पहली निशानी है और एक बच्चे को आने से पहले ही उसे मौत दे दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं एक माँ हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ये संभव नहीं है जूही, मैं अपनी मॉम डैड को नहीं छोड़ सकता और ना ही अपनी संपत्ति को छोड़ सकता हूँ। मुझे कल जाकर डैड से बात करनी है और डैड जो कहे वही मानना भी है। आदित्य की बात सुनकर जूही का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो चिल्ला पड़ी, यू आर लूजर, यू आर चीटर, तुमने मुझे चीट किया है। स्पाइनलेस हैंडीकैप्ड पर्सन, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं सारी बातें उर्वशी को बताऊंगी, देखती हूँ कैसे उससे शादी करते हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज जूही, तुम जैसे इंसान के लिए यही लैंग्वेज सही है। सही कहा मैंने, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो है ही नहीं, होती तो डैड के सामने डटकर खड़े होते। तुम्हारे जैसे स्पाइनलेस इंसान कैसा खड़ा होगा? जूही की आंखें बरसने लगी। जूही की बात सुनकर आदित्य गुस्से में हाथ उठाने लगा तो जूही ने हाथ पकड़ा। नहीं आदित्य, पता है तुम्हारे शरीर में बहुत ताकत है, परंतु ये सब बर्दाश्त करने वालों से मैं नहीं हूँ। तुम मर्दों का काम ही क्या है? रात को औरतों के साथ सोना।
और जब मन भर जाए तो किसी और का हाथ पकड़ लेना। तुम केवल लूजर ही नहीं, कैरेक्टरलेस भी हो। कोई कैरेक्टर नहीं है तुम्हारा, और ये बात मैं ठोक ठोक कर उर्वशी को बताऊंगी। अपना हाथ छुड़ाते हुए आदित्य ने भी गुस्से में कहा, तुम क्या करती थी? तुम नहीं सोती थी क्या मेरे साथ? हाँ, सोती थी, मगर मैं तो तुम्हें छोड़कर जा नहीं रही हूँ। तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर, इसका क्या प्रूफ है कि बच्चा मेरा ही है? ऐसी बात करने से पहले ईश्वर ने तुम्हें गूंगा क्यों नहीं बना दिया? जरूरत पड़ी तो मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी, फिर सब प्रूफ हो जाएगा। गुस्से में दांत पीसते हुए कहा जूही ने। रोते रोते जूही ने अपने कुछ कपड़े सूटकेस में भरे और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं जूही, इस तरह मत जाओ, ये तुम्हारा घर है, इस घर में तुम रहो। मैं जाता हूँ डैड के पास। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं अवश्य आऊंगा। और मैं अभी भी कहता हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए तुम अबॉर्शन करा लो, नहीं तो समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। मुझे जीने लायक रखा ही कहाँ तुमने? अब मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। हाँ, एक बात कह देती हूँ, मर भी जाऊंगी तो तुम्हें कभी नहीं पुकारूंगी, तुमसे कोई मदद नहीं लूंगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। अपना हाथ छुड़ाकर जूही रोते रोते घर से निकल गई और अंधेरे में ओझल हो गई। अमावस की रात जैसा अंधकार उसके जीवन में घिराया। पता नहीं कब जीवन आकाश के अंधेरे में तारे झिलमिलाएंगे और उसे सही रास्ता दिखाएंगे। आज अमावस की रात से उसने तन पर अपनी काली चादर उड़ा दी। आज भाग्य उससे विमुख है। कभी तो उसके जीवन में आकाश सूरज उगेगा, नव प्रभात की रश्मियों से जीवन आंगन आलोकित हो उठेगा। तो दोस्तों, अब बेचारी जूही के जीवन में आगे क्या होगा, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।